हेलो दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और चेक बोर्ड की एग्ज़ाम की तैयारी आप लोग बहुत ही अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। तो आप लोग का इंतज़ार ख़त्म हुआ। जैसे कि आप लोग को पता है कि चेक द्वारा मॉडल क्वेश्चन पेपर जारी कर दिया गया है और ये मॉडल क्वेश्चन पेपर से काफ़ी प्रश्न आप लोग को डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलता है। तो आज हम लोग वही मॉडल पेपर जो कि सोशल साइंस का है उसका आज हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। यहाँ से आप लोग को कई क्वेश्चन जो है डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो अगर अभी तक हमारे चैनल में आप नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो इसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो आइए हम लोग बिना देर करते हुए सबसे पहले देखते हैं कि क्या दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है कि मॉडल क्वेश्चन पेपर 2025-26 क्लास 10 सब्जेक्ट सोशल साइंस फुल मार्क्स 80 एंड टाइम जो आप लोग को रहने वाला है वो 3 घंटा रहने वाला है। ठीक है, आप लोग को खंड ए, खंड बी, खंड सी और खंड डी में को बांट करके प्रश्नों को पूछा जाएगा। खंड ए में जो प्रश्न है, ठीक है, उस सारे के सारे एमसीक्यू प्रश्न रहेंगे जो कि 30 प्रश्न है। तो आज हम लोग खंड ए के प्रश्नों को देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इनके सब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए हम लोग सबसे पहले जो इनके ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जिसको हम लोग एमसीक्यू प्रश्न कहते हैं खंड ए के हैं उनको हम लोग देखते हैं। देखिए सबसे पहला जो प्रश्न है आपके पास में कि राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति किस क्रांति के साथ हुई थी। यानी जो राष्ट्रवाद थी उसकी पहली अभिव्यक्ति किस क्रांति के साथ हुई थी। फ्रांसीसी क्रांति, रूसी क्रांति, यूनानी स्वतंत्रता संग्राम और इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों जैसे कि आप लोगों को पता है कि राष्ट्रवाद की जो पहली अभिव्यक्ति थी वो फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई थी। तो फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी तो 1789 ईस्वी में हुआ था। आप सभी याद रखेंगे ये जो 1789 की क्रांति हुई थी उसमें फ्रांस के शासक कौन था तो लुई 16वां था। ठीक है, आप सब याद रखेंगे लुई 16वां। ये लुई 16वां जो था ये अयोग्य शासक था। उन्हें मतलब कहने का अर्थ है कि वे सही से शासन नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, जबकि एक है रूसी क्रांति। रूसी क्रांति कब हुआ था तो 1917 ईस्वी में रूसी क्रांति हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि रक्त और लौह नीति का अवलंबन किसने किया था। देखिए जो रक्त और लौह नीति का जो अवलंबन था वो किसने किया था। ठीक है, तो रक्त और लौह नीति किसने किया था तो बिस्मार्क ने किया था। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिस्मार्क। नेक्स्ट है बच्चों कह रहा है हिंद स्वराज किसके द्वारा लिखा गया था। देखिए जो हिंद स्वराज नामक बुक था वो किसके द्वारा लिखा गया था तो ये महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया था। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट है क्रूर जलियांवाला नरसंहार कहाँ हुआ था। क्रूर जलियांवाला नरसंहार कहाँ पे हुआ था। देखिए जलियांवाला जो बाग हत्याकांड हुआ था वो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को पंजाब के अमृतसर के एक जलियांवाला बाग मैदान है वहीं पे हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा अमृतसर। ये अमृतसर कहाँ पे है तो बच्चों ये पंजाब में है। ठीक है, तो ये कहाँ पे है पंजाब में है। तो ये घटना कब हुई थी बच्चों तो 13 अप्रैल 1919 में। इसमें क्या था एक सभाएं हो रही थी जहाँ जो था जनरल डायर आए और जनरल डायर क्या था इन लोग पर गोली चलाने का आदेश दे दिया था जिसमें काफ़ी लोग मारे गए थे। ठीक है, चलिए तो ये 4 नंबर आप लोग को समझ में आ गया कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पे हुआ था तो अमृतसर में हुआ था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास में कि सिल्क रूट का अर्थ क्या है। सिल्क रूट का अर्थ क्या है तो देखते हैं चीन और रोम को जोड़ने वाले मार्गों के नेटवर्क हैं। भारत और अमेरिका को जोड़ने वाले मार्गों का नेटवर्क है। चीन और भारत को जोड़ने वाले मार्गों का नेटवर्क है। एशिया को यूरोप और उत्तरी अमेरिका से जोड़ने वाले मार्गों का एक नेटवर्क है। तो जो सिल्क रूट है ना एशिया को यूरोप और उत्तरी अमेरिका से जोड़ने वाले मार्ग का एक नेटवर्क है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। आप लोग डी के साथ जाइए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है बच्चों की आर्थिक महामंदी की शुरुआत कब हुई थी। जैसे कि आप सभी को भी पता है कि जो आर्थिक महामंदी हुई थी वो 1929 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1929। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहे आलू अकाल किस देश में हुआ था। देखिए जो आलू का अकाल था ना वो सबसे पहले कहाँ पे हुआ था तो आयरलैंड में हुआ था। तो ये का करेक्ट आंसर हो जाएगा आयरलैंड। ठीक है, नेक्स्ट भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस किन लोगों के द्वारा लाया गया था। देखिए जो प्रिंटिंग प्रेस था वो पुर्तगालियों के द्वारा लाया गया था। ठीक है, तो बच्चों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पुर्तगालियों के द्वारा। नेक्स्ट कह रहे मोटे कपास का उत्पादन कई देशों में किया जाता है लेकिन बेहतर किस्म कहाँ से आती है। देखिए जो बेहतर किस्में होती है वो भारत से आती है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भारत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग
अगला कह रहा है किस मिट्टी में लोह धातु की अधिकता होती है। देखिए कह रहा है किस मिट्टी में लोह धातु यानी आयरन की अधिकता होती है। तो काली मिट्टी जैसे आप लोग देख रहे हैं, काली मिट्टी को हम लोग इन नाम से भी जानते हैं, रेगुर मिट्टी, ठीक है, रेगुर मृदा भी इसे कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि लोह धातु की मात्रा अधिक होती है, एक कपास के उत्पादन के लिए काफ़ी उपयुक्त मानी जाती है, ठीक है। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है बीच बचाओ आंदोलन क्या था। बीच बचाओ आंदोलन क्या था, ठीक है। रासायनिक खादों में उत्पादन, टिहरी के किसानों द्वारा बिना रासायनिक खाद के फसलों का उत्पादन, हरित क्रांति पेड़ों का उगाना। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हरित क्रांति। देखिए भारत में जो हरित क्रांति हुई थी उनके जनक किसे माना जाता है, तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है, ठीक है बच्चों, याद रखिएगा स्वामीनाथन। लेकिन अगर बात किया जाए कि विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन थे, तो उसको नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। आप सभी याद रखिए नॉर्मन बोरलॉग, ठीक है, बोरलॉग को माना जाता है। हरित क्रांति में क्या हुआ था कि हरित क्रांति के द्वारा क्या हुआ था कि जो खाद्यान्न फसल थे उसमें वृद्धि की गई थी, लेकिन जो तिलहन फसल था उसमें काफ़ी नुकसान हुआ था। खाद्यान्न फसल में से जो गेहूं था उसमें खास करके ज़्यादा वृद्धि हुआ था, ठीक है। हरित क्रांति की शुरुआत जो थी आपका यूपी के उत्तर प्रदेश का कोई जिला था वहाँ पे किया गया था, लेकिन इसका सबसे जो अधिक लाभ हुआ था वो पंजाब को हुआ था। आप सभी याद रखोगे, ठीक है, पंजाब। नेक्स्ट कह रहा है धरातल का कितना भाग जल से ढका हुआ है। देखिए काफ़ी अच्छा प्रश्न है बच्चों कि धरातल का कितना भाग जो है वो जल से ढका हुआ है। तो आप सबको पता है कि हमारे 3/4 भागों पर, कितने 3/4 भागों पर जो है जल से ढका हुआ है, यानी कि कहने का अर्थ है कि 71% भागों पर जल है। फिर भी आज हम लोग जल की समस्या से जूझते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3/4 भागों पे, ठीक है। तो इस समस्या का मेन कारण कि अधिकतम जितने भी जल हैं, ठीक है, वे सारे जल कहाँ पे है, या तो समुद्र में है या तो फिर अन्य क्षेत्रों में है, जिस कारण से हम लोग को ये जल दुर्लभता की समस्या होती है, जल की समस्या होती है। मात्र 2% ऐसे हैं, 2 से 3% ऐसे जल हैं जिनका उपयोग हम लोग सिंचाई में कर सकते हैं और पीने के रूप में कर सकते हैं, यानी कि 0.6% जल ऐसे हैं जिसका हम लोग मीठे जल के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि इसका हम लोग पीने के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है सुनहरा रेशा किस प्रकार को फसल को कहा जाता है। देखिए काफ़ी प्रश्न है। अच्छा कह रहा है सुनहरा रेशा जो है किस फसल को कहा जाता है, रबड़, जूट, कपास और कहवा। तो बच्चों जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो सुनहरा रेशा है ना, ये जूट को हम लोग कहते हैं, किसको कहेंगे, जूट को कहते हैं। जबकि कपास को क्या कहा जाता है, तो इसे सफ़ेद सोना कहा जाता है। आप सभी याद रखोगे सफ़ेद सोना। अगर वहीं हम लोग बात करेंगे काला सोना, ठीक है, तो काला सोना किसको कहेंगे, तो पेट्रोलियम को कहेंगे। आप सभी याद रखिएगा पेट्रोलियम को क्या कहेंगे, काला सोना। नेक्स्ट इसमें पवन महाशक्ति का दर्जा किसे प्राप्त है, यानी पवन जो महाशक्ति है उसका दर्जा किसे प्राप्त है, रूस, चीन, अमेरिका और भारत। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चीन। नेक्स्ट है बच्चों भारत में जूट उत्पादन में किस राज्य का महत्वपूर्ण स्थान है, यानी भारत के पश्चिम बंगाल जो है ना वहाँ पे जूट उत्पादन सबसे अधिक किया जाता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट है बच्चों सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, देखेंगे राष्ट्रीय राजमार्ग 5, दूसरा में है राष्ट्रीय राजमार्ग 7 यानी कि NH7। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, NH7 यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग 7। नेक्स्ट है श्रीलंका में बहुसंख्यक कौन है। देखिए जो श्रीलंका है, हमेशा आप लोग देखे होंगे, पढ़े होंगे कि श्रीलंका में हमेशा गृह युद्ध होते रहता है, हमेशा लड़ाई झगड़ा होते रहता है। तो वहाँ पे मेन जो रीजन है जो कि सिहली और तमिल, ये 2 ऐसे जाति है, ठीक है, जो हमेशा विवादों में रहते हैं। तो यहाँ पे सिहली जो है सबसे अधिक संख्या में है 74%, जबकि तमिल जो है वो 18% है, ठीक है। तो हमेशा ये दोनों में क्या है कि यहाँ के जो संविधान बना हुआ है उनमें दोनों को समानता नहीं दिया गया है, जिन कारण से ये दोनों में क्या होती है कि हमेशा विवाद बना रहता है। तो यहाँ पे बहुसंख्यक कौन है, तो सिहली है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे पोखरन भारत के किस राज्य में स्थित है। पोखरन जो है वो भारत के किस राज्य में स्थित है, राजस्थान, गुजरात, पंजाब, झारखंड। तो यहाँ पे बच्चों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान, ठीक है। पोखरन जो है वो राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है
संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का उल्लेख संविधान के किस अनुसूची में किया गया? देखिए, यानी कि जो शक्तियों का बंटवारा है वो संविधान के किस अनुसूची में किया गया है? तो 7वीं अनुसूची में किया गया है। तब से याद रखोगे 7वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में क्या है? तो भाषा का वर्णन है, समझे? याद रखिएगा, भाषा का वर्णन है, ठीक है। भारत की 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषा का वर्णन है। कितने भाषा का है? तो 22 भाषा का वर्णन है। 7वीं अनुसूची में क्या है? तो 7वीं अनुसूची में जो है, जो शक्तियाँ हैं उनका वर्णन है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। यानी जो शक्तियाँ हैं उनको 3 भागों में बांटा गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में आने वाले जो विषय होते हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार जो होती है वो केवल केंद्र सरकार के पास होती है, ठीक है। राज्य सूची जो होता है उसमें जो आने वाले विषय होते हैं उनमें कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को होती है। और समवर्ती सूची के अंतर्गत जो सब्जेक्ट आते हैं, जो विषय आते हैं, उस पर कानून बनाने का अधिकार जो है वो राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के पास होती है। लेकिन बच्चों ये भी याद रखिएगा, अगर एक ही सब्जेक्ट पर दोनों सरकार कानून बनाती है तो केंद्र द्वारा बनाया गया कानून, ठीक है, जैसे ही बनाता है तो राज्य द्वारा उस सब्जेक्ट पर बनाया गया कानून स्वतः समाप्त हो जाती है, ठीक है। चलिए, आप लोग सबसे ज़्यादा प्रश्न जो पूछा गया समवर्ती सूची में कि शिक्षा को किस सूची में रखा गया? शिक्षा जो है, एजुकेशन जिसको हम लोग बोलते हैं, इसको किस सूची में रखा गया? तो समवर्ती सूची में रखा गया, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है, भारतीय समाज माना जाता है, यानी जो भारतीय समाज है वो किस प्रकार के समाज है? एक मातृ सत्तात्मक समाज, एक पितरात्मक समाज, एक भारतीय समाज। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। भारत किस प्रकार का राज्य है? देखिए, भारत जो है वो किस प्रकार का राज्य है? लोकतांत्रिक है, धर्मनिरपेक्ष है, कल्याणकारी राज्य है और उपरोक्त सभी है। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी है। जो भारत है एक लोकतांत्रिक है, बिल्कुल, धर्मनिरपेक्ष भी है और कल्याणकारी राज्य भी है। अगला देखेंगे, वामसेफ किसका आंदोलन था? ठीक है, जो वामसेफ था वो किसका आंदोलन था? किसानों का, कर्मचारियों का, उद्योगपतियों का, उपरोक्त सभी। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी हो जाएगा, उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है? यानी जो राजनीतिक दल होते हैं उनको मान्यता कौन देता है? तो चुनाव आयोग देता है। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा चुनाव आयोग, ठीक है। नेक्स्ट है, इनमें से किस देश में एक दलीय शासन व्यवस्था है? यानी इनमें से किस देश में जो है एक दलीय शासन व्यवस्था है? तो चीन में एक दलीय व्यवस्था है। बाकी जो देश हैं वहाँ पे बहुत दलीय, जैसे भारत में कई दल हैं, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी हो गया, कांग्रेस हो गया, आम आदमी पार्टी, यानी कई दल वहाँ पे मिलके चुनाव लड़ते हैं, ठीक है। जिनको बहुमत मिलता है वो सरकार बनाती है और यहाँ पे शासन करते हैं। नेक्स्ट है, भारत में लोकतंत्र की सफलता में क्या बाधा है? यानी जो भारत की लोकतंत्र है उनकी सफलता में क्या बाधा है? गरीबी, मतदान का दुरुपयोग, अशिक्षा, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। प्यारे बच्चों, जैसे कि आप लोग को पता है, अगर उपरोक्त सभी दे तो 100% में से लगभग 80%, 90% ऐसे होते हैं जो ये सही होते हैं। तो अगर उपरोक्त सभी आप लोग को दिखे तो बेहिचक उपरोक्त सभी मारेंगे, ठीक है। उम्मीद है कि इसमें से 90% आप लोग का सही हो जाएगा। भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय जो है सबसे कम है? यानी भारत के किस राज्य का जो प्रति व्यक्ति आय है वो सबसे कम है? तो बिहार का ही साक्षरता दर भी जो है वो सबसे कम है, ठीक है। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार। रोजगार गारंटी अधिनियम कब लागू किया गया था? देखिए, रोजगार गारंटी अधिनियम कब लागू किया गया था? तो 2005 में किया गया था। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2005। भारत में मुद्रा जारी कौन करता है? देखिए, भारत में जो मुद्रा है उनका जारी कौन करता है? तो आरबीआई करता है, ठीक है, यानी भारतीय रिजर्व बैंक। आप सभी याद रखिएगा, आरबीआई। कागज से बनी मुद्रा क्या कहलाती है? पत्र मुद्रा, धातु मुद्रा और शाख मुद्रा। तो जो कागज से बनी मुद्रा होती है उसको हम लोग पत्र मुद्रा के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पत्र मुद्रा। सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया? यानी आरटीआई कब पारित किया गया? ठीक है, सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया? तो अक्टूबर 2005, जनवरी 2006,
मार्च 2006 और 2007। तो अक्टूबर 2005 में पारित किया गया था। तो ये पे आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2005। तो ये कुल सेक्शन ए के जो 30 MCQ क्वेश्चन था, आज इसका हम लोगों ने डिस्कशन किया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखिए खंड यहाँ पे बी दिया हुआ है, उनको देखेंगे। ठीक है, जिसे राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं, वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की थी, जैविक युद्ध से आप क्या समझते हैं, स्पिनिंग जेनी मशीन क्या था, बहुउद्देशीय परियोजना क्या है, जनसंचार क्या है, लैंगिक असमानता किसे कहते हैं, और मनरेगा का पूरा नाम क्या है। फिर नेक्स्ट है का खंड जिसको कहेंगे, जलियांवाला बाग हत्याकांड पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है, वर्नाकुलर एक्ट पर लिखना है, वनस्पति जगत एवं प्राणी जगत में अंतर लिखना है, मोटे अनाज से आप क्या समझते हैं, प्राकृतिक गैस और बायोगैस में अंतर स्पष्ट करें, जातिवाद के दुष्प्रभाव क्या हो, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र के कुछ उदाहरण लिखें, लोकतांत्रिक सरकार की विशेषताओं को लिखें। ठीक है, लॉन्ग टाइप के जो प्रश्न है आपके पास में है, जर्मनी एकीकरण की प्रक्रिया का संक्षेप में वर्णन करें, यानी जर्मनी एकीकरण का वर्णन करना है। और 48 में है कि असहयोग आंदोलन असफल क्यों हुआ था। ठीक है, जो असहयोग आंदोलन था काफ़ी जोरों शोरों पर चल रहा था, आखिर ये आंदोलन असफल क्यों हुआ था। और 49 में है कि प्रथम विश्व युद्ध यूरोप में लड़ा गया, परंतु उसका प्रभाव जो था वो पूरे विश्व में अनुभव किया गया था, इनका वर्णन करना है। मुद्रण संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में क्या मदद की। ठीक है, भारत में रबी फसल और खरीफ फसल में क्या अंतर है, इसका भी आप लोग को वर्णन करना है। भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्जवल है क्यों, इनकी व्याख्या करना है। ठीक है, तो ये सब्जेक्टिव प्रश्न है, इन सब्जेक्टिव प्रश्न को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, आज हम लोग MCQ क्वेश्चन जो था, जो 1 से लेकर के 30 तक है, उसका हम लोगों ने अध्ययन किया। ठीक है।